हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर के बारे में। हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारा पहला सवाल 135 और 225 के लिए, तो एचसीएफ निकालना है किसका, 135 और 225 का। तो 225 के लिए पहले निकालते हैं। क्या लिखेंगे, 135 इंटू 1 प्लस 90 है ना। 135 में 1 का गुणा 135 और 90 जोड़ेंगे 225। अब सेकेंड लेते हैं, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखो 90 दोनों में है ना। तो अब हम इसके आगे 90 को लेकर चलते हैं। 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 45 बनाना है तो 45 इंटू 2 प्लस 0। 45 का 2 में गुणा करेंगे 90 आ जाएगा और 0 जोड़ देंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना बच गया है। अब दोनों में क्या है, ये 45। अब इसके आगे यहाँ पर कोई संख्या अपने पास नहीं बची हुई है, तो अपना इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 135 और 225 का क्या आएगा, 45 होगा, है ना। अब अपने पास अपन सेकेंड सवाल देखते हैं इसी का। ये एमपी बोर्ड में 2020 में 10वीं क्लास में ये सवाल आया था। अब अपना सेकेंड सवाल 4052, इसका भी एचसीएफ निकालना है। 4052 और कितना, 12574 का। अब इसका करते हैं, पहले किसका कर रहे हैं ये लिख लेते हैं। तो अपन करेंगे बड़ी संख्या का, ये बड़ी है ये छोटी, तो इसका लेते हैं 76 बराबर 4052 बनाना है। इन दोनों का लिखने के लिए ये तो बनाना ही है अपने को। अब इसको देखते हैं, इसमें से कितना गुणा कर सकते हैं कि इसके नज़दीक वाली संख्या मिल जाए आखिरी। तो 3 4 करेंगे तो बड़ी हो जाएगी और बची हुई संख्या क्या है, 420। अब इसी को ले लेते हैं, 4052 बराबर, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को 420 दोनों में कॉमन लेना है। 420 इंटू 9 है ना। अगर 10 लिखेंगे 4200 हो जाएगा, तो 9 में गुणा कर लेते और बची हुई संख्या कितनी है, 9 में गुणा करके देख लो। इसमें बचेगा 272, शेष पर 272। अब 420 दोनों में है तो 420 लेते हैं। अब 420 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 272 बनाना है अपने को, इसका ध्यान रखना क्योंकि दोनों में लेना है। तो 272 2 का गुणा करेंगे तो 500 ऊपर आ जाएगा 272 में, तो गुणा तो 1 को होगा। अब अपने पास शेषफल कितना बच सकता है, 148। ये अब दोनों में है। अब 272 को लेते हैं। अब अपने को 148 बनाना है तो ये तो लिख ही लो। अगर नहीं बनता है तो यही दोनों का महत्तम समापवर्तक ही 272 आ जाता। अब इसको 148 तो लेना ही है दोनों के लिए, तो 148। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, 1 का कर सकते हैं क्योंकि 2 का करेंगे तो लगभग ये 298 के आसपास आएगा। तो 1 का गुणा 272 148 तो 298 के आसपास आएगा। तो 1 का ही गुणा कर सकते हैं क्योंकि 298 इससे बड़ी होगी। तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा, 124। ठीक है। अब अपन इसके आगे क्या करते हैं, अब दोनों में कितना कॉमन आ गया अपने पास, 148। तो अब 148 लेते हैं। अब 124 बनाने थे, 124 तो लिख ही लो, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब 124 का डबल कितना होता है, 248, जो कि इससे ज़्यादा है तो 1 ही का गुणा होगा। अब इसमें से शेषफल क्या मिलेगा अपने को, 24 मिलेगा, है ना। 124 में 1 का गुणा 124 और 24 जोड़ दोगे 148। अब इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, 24 ले लेते हैं क्योंकि 124 दोनों में है तो 124 लेंगे। 124 लिया। अब क्या बनाना है, 24 बनाना है तो 24 तो लिख लो। अब अपन 24 का गुणा करो कि 124 से कम या इसके बराबर हो। तो 124 से कम क्या हो सकता है, इसको 5 बार 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 5 बार गुणा कर लो। अब इसमें 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और जो शेषफल बचेगा वो आखिरी में इसमें जोड़ेंगे तो बराबर होगा। तो इसमें 4
बचेगा, मतलब 120 आएगा। 124 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 और 4 124। अब अपने पास क्या बचा है 24 ले लो, क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन है। अब 24 लिया, अब अपने को 4 बनाना, 4 लिख लो। 4 में किसका गुणा करेंगे 24 या इसके बाद वाले, तो 6 चौक 24, 6 का गुणा होगा। तो अब अपने पास सिर्फ 4 बचा, यहाँ 0 यानी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो अपने पास ये महत्तम क्या हो जाएगा आखिरी में 4। तो HCF अपना क्या आया है इसके अनुसार, HCF किसका 4052 और 12,574 बराबर कितना आएगा 4 होगा, है ना। तो इस हिसाब से अपने को सवाल करना, आखिरी तक ले जाना है जहाँ तक आखिरी में शेषफल 0 ना हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो दोनों संख्या में देखना है कि दोनों में कॉमन आखिरी में सबसे जो संख्या बचेगी वह ही इसका HCF होगा। इसके पहले वाले में भी क्या था, आखिरी में 0 आया था और दोनों में जो कॉमन संख्या थी वो HCF हो गया था। इसमें भी क्या आखिरी में 0 और दोनों में जो कॉमन आखिरी में बचा वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास पहला सवाल है 140। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं अपन 140। अब इसमें भाग देते हैं, किसका भाग जाता है 2 का, क्योंकि 0 है। इकाई के अंक पर सम संख्या हो तो 2 का भाग जाएगा। इसको अगर जानना हो तो इसमें किसका भाग जाएगा, तो हमारी विभाज्यता के नियम वाले वीडियो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किसका भाग किस संख्या में जाता है। तो 2 का लेते हैं, 2 सती 14, 0 ऐसा कैसा 35, है ना। अब 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये किससे पीछे 5 है, मतलब 5 से भाग जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा, 5 और 3 8, 3 के पाड़े में नहीं आता या 3 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 में पीछे सम संख्या होनी चाहिए, पहले ही मालूम पड़ जाएगा। अब ये जाएगा 5 से, 9 7 35, 7 1 7। अपने पास क्या आया 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू इन दोनों की घात 1 1 है सबकी, तो ये 1 और 1 2 घात सीधे लिख ली 2 का। उसके बाद 5 इंटू 7, 140 बराबर क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1 होगी। ठीक है, अब अपना सेकेंड देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, यहाँ व्यवस्थित लिख लेते हैं। 140 का क्या आया था 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, है ना। अब अपने पास दूसरा सवाल 38 25 का देखते हैं। अब 38 25 के लिए भी निकालते हैं, है ना। अब इसमें देखो किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा या नहीं, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे विषम है। 5 2 7, है ना, 7 3 10 और 8 18, 3 के पाड़े में 18 आता, 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 7 21, कितना बचा 1, 3 पंजे 15, 12 75 आया। उसके बाद आगे करते हैं, फिर 3 से भाग जाएगा, कैसे जाएगा 7 5 12 और 12 24, 24 3 के पाड़े में आता है ना। तो 3 का भाग देख कर देखते हैं, 3 चौक 12, कितना बचा कुछ भी नहीं, 7, 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। अब यहाँ 5 और 2 7, 4 11, 11 3 के पाड़े में नहीं आता, 4 में नहीं आएगा क्योंकि विषम संख्या है। अब अपने पास किस में आ सकता है, ये 5 है, 5 में जाएगा, 5 8 40, 2 बचा 5 5 25, फिर 5 से जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पर 5 है। 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 7 35। अब 17 किसी के पाड़े में नहीं आता, तो 17 एकम 17। अपने पास इसका क्या आएगा, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात भी 2, और 17 एक बार है तो 17 की घात 1। हमने 2 कर लिए। अब अपने पास तीसरा देखते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है इसके को निकालने के लिए, है ना, व्यक्त करने की। अब दूसरे
मतलब लघुत्तम वाले रूप में अगर इनको ले लेते हैं तो भी हो जाता है, पर सिंगल संख्या है तो अपन इसका गुणनखंड करते हैं तो अपने पास उत्तर मिल जाएगा। गुणनखंड करने के लिए इसी से चेक कर लो, दो संख्या होती तो भी ऐसे गुणनखंड कर लेते, दोनों में जो कॉमन रहता वो अलग अलग कर लेते तो महत्तम समापवर्तक भी निकल जाता है। अब करते हैं, इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 3 के पाड़े में भी नहीं आएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि 2 और 3 से जाना चाहिए, 7 में भी नहीं जाएगा, है ना। ये किससे जा सकता है, 7 4 और 2 9, ये 17 के पाड़े से ही जाएगा, है ना। इसको देखोगे आप, जो विभाज्यता का नियम मैंने नहीं लिखवाया पर मुझे मालूम है 17 का क्या है, तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। अगर आपको विभाज्यता का नियम 17, 19 या 23 का जानना हो तो मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका भी नियम बता दूंगा। अब 17 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, है ना। ऐसे करके देख लो, 17 × 4 कितना हुआ, 17 चौक 68, है ना। ठीक है, अब 68 इसमें से घटा दो तो कितना बचा यहाँ पर, 6 62। अब 62 17 का पाड़ा बोलो 62 या तो यानी 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी हो गई तो 3 बार जाएगा, ये तो हमें मालूम पड़ गया। अब 3 बार में कितना आता है, 62 या 62 से कम 3 बार में 51 आएगा। अब 51 मतलब 500, आखिरी में क्या बचा 9 है, तो 51 यानी 500, है ना। 62 में से 51 कम कर लो तो 1 11, तो 1 ये 9 है तो 119 बचेगा आखिरी में। अब 119 17 का पाड़ा बोलो कि 119 या इससे कम आए, तो 119 7 बार में, 17 के पाड़े में 7 बार में 119 आता है ना। अब ये 17 से भी नहीं जाएगा, ये 18 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 16 38 24 मतलब सम संख्या तो आना ही चाहिए। ये जाएगा 19 से। अब 19 का पाड़ा बोलो कि 43 या इससे कम आए, तो 19 का पाड़ा एक बार बोलेंगे, क्योंकि 19 दूना 38 और 19 दिया 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38 तो 2 बार में। 43 में से 38 कम करो, कितना बचा, 13 में से 8 गए तो 5, ये बराबर यानी 5 57, कितना बचा। अब आखिरी में ये ले लेंगे तो 57। अब 19 का पाड़ा बोलो कि 57 या 57 से कम आए, तो 19 के पाड़े में 57 3 बार में आता है, कितनी बार में, 3 बार में। अब ये 23 से ही जाता है, ये अभाज्य संख्या है, 23 से कम 23। अब इसका क्या लिख सकते हैं, 17 की भी घात 1, 19 की भी घात 1 और 23 की भी घात 1। कुछ संख्या ऐसी कठिन हो सकती है, विभाज्यता के नियम होंगे तो आपको इतनी भी देर नहीं लगेगी। तो हम अब करेंगे इसके आगे तीसरा सवाल। अपना अगला सवाल है, क्या प्रत्येक धन पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यह नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। अब नहीं हो सकता तो उत्तर की पुष्टि भी उसने मांगी है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्लिड की विभाजन, अपन ने इसके पहले जो यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकाला था उसकी विभाजन की प्रमेयिका के अनुसार यह संभव नहीं हो सकता। जब प्रमेयिका के अनुसार ए बराबर क्या होगा, 4q + r होता है ना, जहाँ r क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, है ना। r क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, और उसके आगे क्या दिया है इसने, और जो 4 होगा
यह बड़ा होगा तथा 4 क्या है, बड़ा है, तथा r एक पूर्णांक है, तथा r एक पूर्णांक है ना। r क्या है अपने पास, एक पूर्णांक है, अपन ने सूत्र लिखा ना 4q प्लस r क्या है अपने पास 2, जो कि एक पूर्णांक है, तथा r का मान 0 1 2 3 हो सकता है ना। r का मान 0 1 2 और 3 हो सकता है, अर्थात कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात कोई भी धन पूर्णांक 4q फिर 4q प्लस 1 फिर 4q प्लस 2, मतलब क्रमागत है ना। 4q हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, 4q प्लस 2 हो सकता है, एवं 4q प्लस r की जगह क्या हो सकता है 0 1 2 3, तो यहाँ पर 4q प्लस r भी 4q प्लस 3 भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। अब इसने सिर्फ 2 दिया है तो जरूरी थोड़ी कि इसके 2 ही होगा, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन है अपने पास कि r क्या हो सकता है, ये r क्या हो सकता है 0 से बड़ा होना चाहिए, और या 0 के बराबर, तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये भी हो सकता है, सिर्फ 2 होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए यह जो दिया हुआ है क्या प्रत्येक धन पूर्णांक 4q प्लस r के रूप का हो सकता है, जहां q एक पूर्णांक है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो नहीं 2 होगा ये जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन होगा ये जरूरी नहीं है ना। अब हमें दिया है चौथा सवाल, 3 क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो का गुणनफल 6 से विभाज्य 3 क्रमागत धन पूर्णांक का है ना, तो यह कथन क्या हो सकता है, यह कथन सत्य है, क्या है सत्य है। अब हमें इसका औचित्य बताना है कि यह कैसे सत्य है। क्योंकि तीन क्रमागत धन पूर्णांक में कम से कम कितना, धन पूर्णांक में कम से कम एक पूर्णांक, कम से कम क्या होगा, एक पूर्णांक 3 से विभाज्य होगा, एक पूर्णांक 3 से विभाज्य होगा, तथा एक पद 2 से विभाज्य होगा, है ना। क्या होगा, कम से कम एक पूर्णांक 3 से विभाज्य होगा और एक 2 से भी विभाज्य, पद 2 से विभाज्य होगा, है ना। अतः तीनों का गुणनफल क्या 6 से विभाज्य होगा, है ना। इसको देखो सीधा करके देखते कैसे। मैंने ले लिया 2 3 4, अब लिख लेते 2 3 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब 6 का देख कर देखो, 6 चौक 24। मैंने ले लिया 7 8 9, अब 7 × 8 × 9, 90 8 72, 72 में 7 का करके देखो, 7 दूना 14 की
4 हासिल 1, साथ ही साथ 49 और 1 50। अब इसमें 6 का देखो, 6 पंजा 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, कितना बचा 2, 6 चौक 24। ऐसे ही किसी भी संख्या को आप 12, 13, 14 का लेकर देख लो। अब 12 का 13 में करो, 12 इंटू 13, 3 दूना 6। अब 3 और 2 5, 1 एकम 1 इंटू 14, 156 इंटू 14 का, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 पंजा 4 पंजे 20 और 6 एकम 6, 20 और 6 26, 27, 28 के 8 हासिल 2। अब 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 5 9 10 11 की 1 हासिल 1, फिर 1 एकम 1 और 1 2, 21 84, 21 84 आया। अब 21 84 को करके देखते हैं। 12 13 का भी ऐसे ही कर लेना, मैंने तिर्यक विधि बताया है आपको। 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 1 एकम 1, 156 है ना। मैंने ये सवाल तिर्यक विधि में पढ़ाए हैं इस टाइप से। ये 2 के लिए, 3 के लिए, ये है ना, ये 3 के लिए ये विधि का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। मैंने अभी किया। अब 6 से देखते हैं। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कितना बचा 3, 6 पंजा 30, 6 6 36, कितना बचा 2, 6 चौक 24। ये भी 6 से जा रही है। तो सवाल ने यही पूछा था कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत धन पूर्णांक, ये भी 2 के बाद 3 के बाद 4, मतलब जो संख्या ली उसके जस्ट बाद वाली संख्या है ना। ये तीनों धन पूर्णांक है, ये भी 7 8 9, ये भी तीनों क्रमागत है, एक के बाद एक और धन पूर्णांक। ये भी 12 13 14 भी क्रमागत, एक के बाद एक और धन पूर्णांक। और इनमें सब में भाग देखकर देखा, 6 का तो भाग जाता है, मतलब यह कथन सत्य है। अब हमारा 5वां सवाल है, क्या कोई दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 18 एवं लघुत्तम समापवर्तक 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए, है ना। मतलब महत्तम समापवर्तक 18 दोनों का और लघुत्तम समापवर्तक 380 हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता। अब क्यों, कारण पूछा है तो लिखते हैं क्योंकि दो संख्याओं का LCM है ना, उनके HCF से विभाज्य होता है। जबकि संख्या 380 है ना, जो लघुत्तम समापवर्तक है वह संख्या किससे 18 से विभाज्य नहीं है ना। अब देखो इसका यही कारण है। कारण क्या होता है कि अब ये इन दोनों में ऐसे संख्या लेते 380 में अगर आप 18 का भाग दोगे तो यह भाग नहीं जाएगा। और अपने को महत्तम समापवर्तक के लिए इसमें से और इसमें से एक संख्या कॉमन लेना होती है, तभी महत्तम समापवर्तक निकलता है। तो जब 18 का ही इसमें भाग नहीं जा रहा तो इन दोनों में जिस संख्या का भाग जाएगा आखिरी में जाकर जो 0 बनाएगा वो संख्या मिलने वाली नहीं है। जैसे 2 का भाग जाता है ये मानते हैं, लेकिन आखिरी में शेषफल यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। वो संख्या दोनों में कॉमन कब मिल सकती है, जबकि 18 का भाग एक संख्या में जाएगा तब जाकर दोनों में वो संख्या कॉमन मिलेगी। जब इसमें 18 का भाग नहीं जाएगा तो 18 और इसमें वो संख्या कॉमन नहीं मिलेगी जो आखिरी में शेषफल 0 बनाए। और दोनों में जब 18 का भाग 380
में 18 का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या नहीं मिलेगी। इसीलिए जब लघुत्तम समावर्तक ही नहीं निकलेगा तो यह कथन दिया हुआ है यह सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।